Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sundas Mehtab and I'm from MPhil second semester, and I'm going to present the topic of early blight disease of tomato, um, which is assigned to me by our Honorable Professor Dr. Muhammad Niaz. So let's kick off. In the name of Allah, who is most gracious and most beneficial. Early blight. You may or may not be aware of this disease, early blight, which is commonly found in tomatoes and eggplant and many other crops, but most prevalent in those two. Early blight, it is a fungal disease and it is caused by a pathogen, Alternaria solani. Distribution, it is worldwide distributed and its effect is more prevalent on tomato and potato. It's the disease type is foliar, means इसमें plants के leaves जो है infect होते हैं, plants के leaves पे first attack होता है, plants के किसी भी part यानी कि stem वगैरह पे भी effect होता है, but foliar disease इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें सारे leaves जो है वो drop हो जाते हैं plant से और फिर plant जो है damage हो जाता है. तो ये सब हम we will discuss all of these things in detail. First of all, after early blight, that which pathogen is responsible for its causing and worldwide distribution, etc. After this, we will study classification of Alternaria solani. It belongs from kingdom fungi and division is Escomycota. Class is Deuteriomycetes. Order is Pleosporales. Family is Pleosporaceae. Its genus is Alternaria and species name is Alternaria solani. Now we will discuss the importance of tomato. It is the most important vegetable and fruit crop consumed in the world because हम टोमेटो को एज अ वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं, मीन्स के हम कुछ या फ्रूट के तौर पर भी हम इसको कंज्यूम करते हैं एज अ सैलड. तो इसकी जो है यूजेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स एवरीवेयर यूज़ भी होता है. एवरीवेयर मीन्स के इन एवरी कंट्री ये यूज़ होते हैं, कंज्यूम होते हैं. वाइड स्प्रेड यूज़ है. वाइड स्प्रेड यूज़ इसका इसलिए है एज अ वेजिटेबल भी हम इसको यूज़ करते हैं, तो एक यूज़ इसका ये हो गया. एज अ फ्रूट भी हम इसको यूज़ करते हैं, इसको प्रोसेस्ड करते हैं, मीन्स के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स इसके केचप्स वगैरह बनाते हैं इसके. और तो इसकी यूज़ जो है बढ़ जाती है. ड्राइड टोमेटोज़ को यूज़ करते हैं हम, कैंट करते हैं टोमेटो को. इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जो टोमेटोज़ के हैं. तो जैसे ही इसकी वैरायटी ऑफ यूजेस है, तो इसका जो है यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और हर कहीं भी यूज़ होता है, जैसे कि नॉट एक्सेप्ट नॉट इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि अदर जो कंट्रीज़ है उनमें भी यूज़ होता है. बहुत सारी कंट्रीज़ में, चाहे वो एज अ वेजिटेबल हो, एज अ फ्रूट हो, या फिर प्रोसेस्ड फॉर्म्स भी इसके यूज़ होते हैं. तो इसका जो है प्रोडक्शन डिमांड भी बहुत ज़्यादा होता है. सेकंड थिंग इज़ के न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम इसकी बात करें, इट इज़ रिच सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, sugar, dietary fibers, minerals like calcium, phosphorus, iron and vitamin A, C and K. तो ये सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं इनकी, कि ये सारी चीज़ें इसमें, ये सारी न्यूट्रिएंट्स इनमें पाए जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है. तो इसकी वजह से भी इसकी वो डिमांड जो है बढ़ जाती है और हमारी यूज़ में भी ये आता रहता है मीन्स कि डेली हम इसी पे ही डिपेंड करते हैं फॉर आवर फूड.
Higher production of tomato is required to fill the ever increasing demand. तो ये सारे जो डिमांड है इसकी, तो इसको फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है टोमेटो की रिक्वायर्ड है। तो जितने ज़्यादा हम इसको ग्रो करते हैं, इसके साथ साथ डिजीज़ेस भी आती रहती हैं इनको। तो इनकी प्रोडक्शन को कम करने के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है डिजीज़ेस आती हैं इनको, या फिर इंसेक्ट्स जो है इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, पेस्ट्स हो गए। तो ये सारे ऑल ऑफ दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ टोमेटो, क्योंकि हमें प्रोडक्शन इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें टोमेटोज़ की जो प्रोडक्टिविटी है उसको रिड्यूस करती है। नाउ वी विल थ्रो लाइट ऑन द अल्टरनेरिया सोलानी। ये क्या चीज़ है? ये ये पैथोजन है, फंगस है। ये टोमेटोज में डिजीजेस प्रोड्यूस करता है, बाकी जो प्लांट्स है उनमें भी करता है, बट स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पे टॉपिक है अबाउट अल्टरनेरिया सोलानी ऑन अर्ली ब्लाइट इन टोमेटो। टोमेटो में अर्ली ब्लाइट जो है अल्टरनेरिया सोलानी से आता है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट टोमेटोज हियर, द अर्ली ब्लाइट डिजीज। जस्ट ये एक प्लांट में भी सेम डिजीज कॉज करता है। तो so here we are discussing about tomatoes. Alternaria solani, it produces diseases in tomato, and that disease is early blight disease. Blight disease may be early blight or maybe late blight. Late blight is found in potatoes, जिसका causative agent है Phytophthora. तो अर्ली ब्लाइट जो है ये टोमेटो में ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसमें क्या होता है, एवरी इफेक्ट अल्टरनेरिया सोलानी इफेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम, लीफ एंड फ्रूट। मीन्स कि ये स्टेम पे भी इफेक्ट करता है, ये लीफ पे भी इफेक्ट करता है, ये फ्रूट पे भी इफेक्ट करता है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था ये फॉलियर डिजीज है। फॉलियर डिजीज मीन्स कि इसमें फिर लीव्स जो है प्लांट से सारे गिर जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ओनली लीव्स पे ही इफेक्ट करेगा, ये हर एक पार्ट पे इफेक्ट कर सकता है, करता है। एंड इट इफेक्ट ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो अर्ली स्टेज है, लेटर है, डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में है प्लांट, ये इसको इफेक्ट कर लेता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये अर्ली ब्लाइट की डिजीज ने प्लांट को इफेक्ट कर लिया है? सबसे पहले क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट्स। लीफ जो है उस पे ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट्स हमें नज़र आने लगते हैं। फिर वो स्पॉट्स जो है स्लोली बढ़ने लगते हैं, या फिर फुल जो लीफ है वो स्पॉट्स से फिल हो जाता है, और वो स्पॉट्स जो है बढ़ते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीफ जो है क्लोरोटिक हो जाता है। मीन्स के उसका ग्रीन कलर जो है येलो में कन्वर्ट हो जाता है, एंड निक्रोसिस, और फिर क्या होता है, सेल की डेथ होती है। जो जिस जिस पार्ट पे उसने इफेक्ट किया हुआ है, जब वो ब्राउन टू ब्लैक अपीयर हो रहा है, मीन्स के उन सेल्स की डेथ हो चुकी है। Appearance of bull's eyes are concentric rings like a target board. तो जो लीफ पे ब्लैक स्पॉट अपीयर हुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, और वो ऐसी लुक देता है जैसे बुल्स आई, या फिर कंसेंट्रिक रिंग्स जो बनती हैं वो टारगेट बोर्ड लाइक अपीयरेंस दे रही होती है। तो ये इसकी जो मेन सिम्टम है वो ये है। प्रोड्यूसेस डार्क टू ब्लैक कलर एसेक्सुअल स्पोर्स, तो इससे जो स्पोर्स ये प्रोड्यूस करता है वो ब्लैक टू डार्क कलर स्पोर्स होती हैं। डार्क कलर माइसीलियम होता है जो गिर जाते हैं, और फिर वो फर्दर जब हम क्रॉप्स लगाते हैं तो फिर सीजन आने पे उन्हें फिर इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। सो इन दिस डायग्राम वी कैन सी द लीव्स ऑफ टोमेटोज। अब ये है स्पॉट अपीयर हुआ है, ये वेरी लिटिल स्पॉट है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट है। फिर ये क्या होता है, साइज में बढ़ता है जैसे ये, और फिर ये, और क्लोरोटिक जो है
आपको ये येलो कलर्स नज़र आ रहे होंगे, तो ग्रेजुअली जो है ये बढ़ने लगता है और फुल एंटायर लीफ जो है वो येलो हो जाता है और ये स्पॉट्स भी बढ़ने लगते हैं। जैसे कि हमने कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की बात की थी, तो ये एक छोटे स्पॉट से इस तरह के वो स्पॉट बढ़ते हैं और ये रिंग्स बनने लगते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो अगर इसको देखा जाए, सो इट गिव्स appearance of bull's eye like this. These are the concentric rings around the spot. और ये बुल्स आई की अपीयरेंस दे रहा है या फिर टारगेट बोर्ड की तरह की अपीयरेंस दे रहा है। तो ये इसका कॉमन सिम्टम है अर्ली ब्लाइट का, कि उसके लीव्स पे ब्लैक टू ब्राउन स्पॉट्स होंगे और वो क्लोरोटिक हो जाएगा, मींस के कलर विल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो। और इसके अलावा कंसेंट्रिक रिंग्स आएंगे जो कि बुल्स आई की अपीयरेंस देगा। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ अर्ली ब्लाइट। इसके अलावा डार्क टू ब्राउन, ब्राउन टू डार्क कलर माइसीलियम की स्पोर्स होती हैं, वो भी प्रोड्यूस कर रही होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट मोड ऑफ डिजीज स्प्रेड। डिजीज स्प्रेड कैसे होता है इसमें? स्मॉल डार्क एंड ब्राउन स्पोर्स अपीयर ऑन द लोवेस्ट एंड ओल्डेस्ट लीव्स। जैसे कि प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, उसके सबसे पहले लीव्स जो आए होते हैं वो बाद में क्या बन जाते हैं? ओल्डेस्ट। क्योंकि प्लांट्स ने आगे न्यू न्यू लीव्स आ रहे होते हैं प्लांट पे, और जो सबसे लोअर होते हैं, जो सबसे पहले निकले थे, वो ओल्डर होते हैं और लोवेस्ट होते हैं। प्लांट के सबसे पहले थे तो प्लांट आगे जा रहा है और वो लीव्स जो है वो नीचे रह गए हैं। सो दीज आर द लोवेस्ट एंड ओल्डेस्ट लीव्स। लोवेस्ट एंड ओल्डेस्ट लीव्स पे सबसे पहले क्यों अपीयर होते हैं स्पॉट्स? क्योंकि जो माइसीलियम होते हैं वो तो सॉइल में मौजूद होते हैं, तो सॉइल के साथ जो लोअर लोवेस्ट एंड ओल्डेस्ट लीव्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोज होते हैं, ज़्यादा करीब होते हैं एज कम्पेयर टू द एरियल लीव्स जो ऊपर होते हैं उनसे। ये ओल्डेस्ट लीव्स जो हैं या लोवेस्ट हैं वो ग्राउंड के बहुत करीब होते हैं। फिर क्या होता है? माइसीलियम जो है, या तो नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं इनमें या फिर इंजरीज होती हैं, उनके थ्रू माइसीलियम जो है इंटर होता है लीफ में और फिर इन्फेक्शन जो है क्रिएट करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं, यानी कि ओल्डेस्ट लीव्स पे अटैक्ट हो गया, फिर उसके बाद स्पॉट अपीयर होते हैं, स्पॉट ब्राउन टू ब्लैक कलर। फिर वो स्पॉट्स जो है इनलार्ज होते हैं आहिस्ता आहिस्ता एंड डेवलप कंसेंट्रिक रिंग्स। कंसेंट्रिक रिंग्स में डेवलप हो जाते हैं एंड बुल्स आई जो है वो उसकी तरह नजर आते हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था। वो स्पॉट अपीयर हो गया, वो इनलार्ज हो रहा है, कंसेंट्रिक रिंग्स बन रही है और वो उसको बुल्स आई लाइक अपीयरेंस दे रहा है। डन हो गया। द एंटायर लीव्स बिकम निक्रोसिस एंड क्लोरोटिक। तो जो फुल लीव है उसमें क्लोरोटिक हो जाता है और फिर उसकी निक्रोसिस यानी कि डेथ हो जाती है एंड वो डिटैच हो जाता है प्लांट से और गिर जाता है नीचे। क्योंकि इनमें माइसीलियम का अटैक हुआ है, अभी वो फुल प्लांट में आगे बढ़ रहा है वो इन्फेक्शन, और जो लीव्स गिर रहे हैं इनमें तो माइसीलियम मौजूद है, तो फिर वो सॉइल में ही वो फंगस जो है वो वेट करता है, तो फिर जब नए प्लांट्स आते हैं तो फिर वो उन पे दोबारा से अटैक करता है। The lesion become numerous and plant defoliate and the entire plant is damaged. अच्छा, जब वो फुल प्लांट के लीव्स पे अटैक हो गया है, लोअर लीव्स टू हायर अब जा रहे हैं, उसके बाद सारे लीव्स जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं प्लांट के फिर प्लांट के जो निक्रोसिस हो रही होती है, डिफोलिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मीन्स के सारे लीव्स जो है वो या तो ब्लैक हो जाते हैं या फिर डिफोली वो डिफोलिएट हो जाते हैं, गिर जाते हैं प्लांट से। तो एज वी ऑल नो दैट लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे फूड बनता है पूरे प्लांट के लिए। अब अगर लीव्स ही नहीं रहेंगे, लीव्स डैमेज हो गए या फिर प्लांट के ऊपर रहे ही नहीं, तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है प्लांट के, अपने यूज़ के लिए ग्लूकोज वगैरह उसको नहीं मिल रहा। तो जब उसकी न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ स्टॉप हो जाएगी,
it is obvious that the plant will die. तो फिर प्लांट जो है वो इंटायर प्लांट डैमेज हो जाता है डिफोलिएशन की वजह से, क्योंकि लीव्स नहीं है तो फिर पूरे प्लांट ने क्या होना है, डैमेज होना है, और फिर प्लांट की डेथ हो जाती है. A solanae survives and infected leaves on stem tissues are in the soil. अब जो लीव्स ड्रॉप हो गए थे प्लांट से सॉइल पे पड़े हुए हैं, या फिर स्टेम टिश्यूज पे जो अटैक हुआ है वो स्टेम टिश्यूज उस पे सॉइल पे पड़े हुए हैं, तो ये सॉइल में ही सरवाइव करता है और वेट करता है प्रॉपर अपने सीजन के आने तक, या फिर उसको मॉइस्चर चाहिए होती है वो आने तक ये वेट कर रहा होता है, फिर इसको जो न्यू प्लांट मिलता है उस पे फिर ये अटैक करते हैं, और फिर सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है. तो ए सोलेनाई या ए सोलानी survives in infected leaves on stem tissues or in the soil. So these are the older leaves are lowest. सबसे पहले ये आए थे जब प्लांट ने ग्रो किया था. So these are the older, these are the newer, new leaves. Older leaves जो है वो पहले क्यों इन्फेक्ट होते हैं? If we look at the soil, so these are at the close contact to the soil. These leaves, older leaves are at the close contact with the soil. यहाँ से फंगस जो है वो जाएगा इधर और फिर इन्फेक्शन कॉज करेगा. उसके बाद फिर स्टेम में भी करता है, स्टेम टिश्यूज में, जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट की किसी भी स्टेज पे ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं. और किसी भी पार्ट पे, चाहे वो इसका फ्रूट है, फ्रूट पे भी ये बुल्स आई अपीयरेंस देता है, और लीव्स पे भी होता है, स्टेम भी, ये सारा. अब ये एक डैमेज्ड प्लांट की पिक्चर है. सो अगर इसकी लीव्स देख के सारी की सारी देखें नेक्रोसिस हो गई है, यानी कि सेल्स की डेथ हो गई है. यहाँ पे स्टेम जो है वो भी डाई हो चुका है. अब यही स्टेम टिश्यूज जो है या फिर लीव्स हैं, ये सॉइल में रहेंगे तो ये फंगस जो है सॉइल में ही सरवाइव करता है, और जब फिर ओवर विंटर हो जाता है, मॉइस्चर वगैरह इसको मिलती है, नए प्लांट्स हम उगा लेते हैं, तो ये उन पे दोबारा से अटैक करता है. मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज, ये ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, कैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ये फॉर्म होता है. सो दीज पैथोजेंस आर इजीली कैरिड बाय विंड ब्लोन सॉइल, यानी कि मिट्टी जो है एक जगह से, जैसे मैंने बताया कि वो सॉइल में ही सरवाइव करता है वो फंगस, तो जैसे ही विंड ब्लोन सॉइल है दूसरी जगह पे गिरता है तो वो फंगस उस जगह पे चला जाता है, और उस जगह पे उसको जो प्लांट मिलता है फिर उस पे अटैक करता है. एयर करंट्स, हवा के थ्रू जाता है, या फिर स्प्लैशिंग रेन. स्प्लैशिंग रेन इस तरह होती है कि वो जैसे बारिश की जो वो होती हैं, जिस तरफ से ये बारिश हो रही होती है, अपने साथ ये रेन ड्रॉप्स जो हैं तेजी से ये फंगस भी लेकर जा रही होती हैं, दूसरे प्लांट पे गिराती हैं. इरिगेशन वाटर, जब हम इरिगेट कर रहे होते हैं, यानी कि सॉइल को हमने पानी दिया, वो पानी अपने साथ फ्लो कर रहा होता है सॉइल को, और उस सॉइल में मौजूद है, या फिर सॉइल नहीं तो लीव्स भी हैं, स्टेम टिश्यूज भी हैं, वो तो लाइट हो जाते हैं जब वो एक दफ़ा वो निक्रोसिस हो गई है तो वो फिर लाइट हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर फंगस मौजूद होता है. तो फिर वो लाइट वेट होने की वजह से वाटर में फ्लो हो रही होती है, दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और उस जगह के या उस एरिया में जो प्लांट्स वगैरह उगते हैं उनको इफेक्ट कर रही होती है. सो इन्फेक्शन occur in warm humid weather with heavy dews or rain. ये already we have discussed it. Early blight is more severe when plants' natural openings on the skin are through injuries. We have also discussed it. Management, हम इसको control कैसे करें? So different methods have been used for control and better management of early blight. So cultural control है, chemical control है, biological control है, and use of plants extracts. कीप इन माइंड, अगर हम एक ही तरीका बार बार इनके लिए यूज़ करेंगे किसी भी डिज़ीज़ को स्टॉप करने के लिए, तो वो जो पैथोजन होता है वो रेजिस्टेंट बन जाता है उस एजेंट के अगेंस्ट. जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल पे ही डिपेंड करूँगी
तो केमिकल का ये है कि ज़्यादा जो फंगिसाइड्स वगैरह हैं उनका मैं यूज़ करूँगी, तो एक तो वो पैथोजन उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि हेल्थ इश्यूज भी इससे होती हैं, तो वी शुड यूज़ डिफरेंट मेथड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कल्चरल कंट्रोल, कि हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। Crop rotation, it can reduce population of the pathogen in the soil. मीन्स कि अगर हमने टोमेटो की क्रॉप लगाई है और ये डिजीज वगैरह हुए हैं, सो इट इज़ ऑब्वियस दैट दैट सॉइल कंटेन द पैथोजन, सो वी शुड डू क्रॉप रोटेशन। हमें कोई दूसरी फसल लगानी चाहिए, इस तरह की फसल लगानी चाहिए कि उस पर एल्टरनेरिया सोलैनी का कोई इफेक्ट ना हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो पैथोजन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम दोबारा उस क्रॉप को लगाने के लिए लगा सकेंगे इजीली, क्योंकि वो पैथोजन वहाँ से ख़त्म हो चुका है। अगर हम बार बार वही क्रॉप लगाएंगे तो पैथोजन जो है उन्हीं में फैलता जाएगा, पैथोजन भी सरवाइव करता जाएगा, और हमारी क्रॉप की जो यील्ड है वो भी कम आएगी। मल्चिंग ये बेस्ट वे है। It control weeds and keep the soil cool and make the soil unfavorable for soil-borne pathogens, thereby controlling diseases. मल्चिंग कौन सा प्रोसेस है कि उसमें हम look at this picture, ये टोमेटो प्लांट है। सो मल्चिंग इज एक्चुअली द कवरिंग ऑफ सॉइल, तो सॉइल को हम किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं, या तो हम उस सॉइल के ऊपर सैंड लगा दें, या फिर सैंड की लेयर्स लगा दें, या फिर उसके ऊपर इस तरह की घास वगैरह डाल दें, उसके ऊपर ड्राइड घास डाल दें, जो गार्डन का वेस्ट होता है वो डालें उसके ऊपर, ताकि सॉइल जो है वो कवर रहे। इससे क्या होता है कि सॉइल पे मौजूदा जो पैथोजन है वो प्लांट के ऊपर आ नहीं सकती। मीन्स के प्लांट को अभी वो सॉरी लीव्स पे लीव से वो हो जाता है, बैरियर बैरियर के तौर पर एक्ट करता है, कि सॉइल और लीव्स या प्लांट के स्टेम वगैरह के बीच में ये एक बैरियर बन जाता है, और पैथोजन जो है वो लीव्स पे अटैक नहीं कर सकता। तो मल्चिंग इज़ द बेस्ट वे। यहाँ पे सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, गार्डन वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में शो किया गया है। इसके अलावा क्लॉथ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं कि उससे हम सॉइल को कवर करें, और इससे सॉइल कूल भी रहती है, और इसके अलावा पैथोजन जो है उसके लिए भी इन्वायरमेंट को अनफेवरेबल बना देता है। अब पैथोजन को जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो उसको मिल नहीं रही है, तो ये अम, हम डिजीज़ को रोक सकते हैं, और पैथोजन की पॉपुलेशन को भी ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट वे इज़ यूजिंग ऑफ डिजीज़ फ्री सीड, हम ऐसे सीड्स लगाएं जो डिजीज्ड ना हो, और इस तरह की सीड को हम बाई करें, और इसके अलावा या सीड को वेरी वार्म वाटर के साथ हम ट्रीट करें, तो भी उसमें जो पैथोजेंस वगैरह हैं वो डाई हो जाते हैं। रिमूवल ऑफ ओल्डर एंड लोअर लीव्स, और अगर अटैक जो है अभी वो एक्यूट है, ज़्यादा फैला नहीं है, तो हम प्लांट के जो लोअर लीव्स है या ओल्डर लीव्स है उनको हम डिटैच करें, उनको रिमूव करें, काट दें पौधे से। केमिकल कंट्रोल में क्या आता है, यूज़ ऑफ फंगिसाइड्स, जैसे कि मैनकोजेब हो गए, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गए, या फिर एजोक्सीस्ट्रोबिन जो है, ये सारे फंगिसाइड्स हैं। मैनकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एजोक्सीस्ट्रोबिन। So these fungicide, we can use these fungicides for the control of early blight. बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये बेस्ट वे है किसी भी उसको कंट्रोल करने के लिए, डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कि हम दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं और उनके थ्रू किसी डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। So bacteria for biological control were effective against early blight, Pseudomonas gladii B25, Trichoderma viride. So it has inhibitory effect on radial growth and sporulation of mycelium. तो ये
माइसीलियम की स्पोरुलेशन यानी स्पोर प्रोडक्शन को या फिर रेडियल ग्रोथ को इनहिबिट करती है. And Bacillus subtilis. So these are the bacteria which we can use for, yeah, which we can use against early blight. Use of plant extracts. These are also the best methods क्योंकि हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होती हैं इससे और इफेक्ट भी इनका होता है डिजीज पे. सो फर्स्ट इज द प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैव एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी फॉर कंट्रोलिंग अर्ली ब्लाइट. So first one is Allium sativum, garlic. It shows promising results against Alternaria solani causing early blight of tomato. Garlic bulbs जो है गार्लिक बल्ब एक्सट्रैक्ट जो है 10%, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट माइसेलियल ग्रोथ यानी माइसेलियम की ग्रोथ को स्टॉप करती है. नीम लीफ एक्सट्रैक्ट्स हो गए या अनियन बल्ब्स वगैरह हो गए. सो ये जो है दीज आर द प्लांट एक्सट्रैक्ट्स और ये इनहिबिट करती है रेडियल की ग्रोथ को या माइसीलियम ग्रोथ को. तो इनको यूज़ कैसे किया, जैसे कि गार्लिक के जो बल्ब्स हो गए उनको फुल 24 आवर्स के लिए पानी में रख दिया जाए या फिर अनियन बल्ब्स हो गए 24 आवर के बाद फिर उस वाटर को सीव के थ्रू या फिर ड्रेन करें हम, एक्सट्रैक्ट्स हटा दें और जो वाटर हमने लिया है उसका गार्लिक बल्ब एक्सट्रैक्ट्स जो हमने लिया हुआ है अब हम वो 100 ml जो है 1 लीटर पानी में हम उसको मिला दें तो फिर हम प्लांट को उससे वाटर करें या स्प्रे करें तो ये इफ़ेक्टिव होता है. इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा अगर जो गार्लिक या अनियन के पील्स होते हैं उनसे हम सॉइल की मल्चिंग करें तो भी ये इफ़ेक्टिव है. So these were all about Alternaria solani which causes early blight disease in tomatoes. इसके अलावा एक और फंगस है जिसका नाम है स्पर्चेलस. हाँ, और उसके साथ एक हम यूज़ करते हैं डेफनोकोनाजोल फंजिसाइड है. तो अल्टरनेशन में हम इन दोनों को यूज़ करें तो इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है अर्ली ब्लाइट के डिजीज़ के अगेंस्ट. सो thank you so much because thank you so much for listening to me because listening to others is really a very difficult task. um, Thank you. Allah Hafiz.